भारतीय चित्रकला एवं मूर्तिकला का इतिहास। लेखिका डॉक्टर रीता प्रताप वैश्य, पूर्व आचार्य चित्रकला विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर। शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की विश्वविद्यालय स्तरीय ग्रंथ निर्माण योजना के अंतर्गत राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर द्वारा प्रकाशित 37वां संस्करण 2022, प्रतियां 5500। भारतीय चित्रकला एवं मूर्तिकला का इतिहास। प्रकाशक राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, प्लाट नंबर 1, झालाना सांस्थानिक क्षेत्र, जयपुर 302004। ईवी हैवल 1861 से 1934 ईस्वी। ईवी हैवल एक ऐसे अंग्रेजी कला समीक्षक थे जिन्होंने न केवल भारतीय कला समीक्षा की दिशा बदली अपितु आधुनिक भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण को एक परिपक्व स्थान दिलाया। यूं तो हैवल ने अपना जीवन एक पेशेवर अध्यापक के रूप में शुरू किया था, किंतु कला तथा कला संबंधी अध्ययन में विशेष रुचि के कारण वे शीघ्र ही एक कुशल कला समीक्षक बनने में सफल हुए। सन 1884 ईस्वी में सर्वप्रथम उन्होंने चेन्नई कला विद्यालय में कार्यभार संभाला था और फिर सन 1896 ईस्वी में उन्हें कोलकाता स्थानांतरित कर दिया गया, जहां वे अवकाश ग्रहण करने तक अपने सेवाएं देते रहे। यहां आपने एक शिक्षक एवं बाद में प्रिंसिपल पद पर कार्य किया। भारतीय मूर्तिकला एवं चित्रकला पर लेखन। कोलकाता के कला विद्यालय के प्रिंसिपल पद से अवकाश ग्रहण करने के 3 वर्ष बाद सन 1908 ईस्वी में हैवल ने अपना भारतीय मूर्तिकला एवं चित्रकला नामक ग्रंथ प्रकाशित किया। इसके कुछ समय बाद उनका दूसरा ग्रंथ भारतीय कला के आदर्श प्रकाशित हुआ। भारत में कलात्मक तथा औद्योगिक पुनर्जागरण का आधार नाम से उनके विभिन्न पत्रों में प्रकाशित निबंधों का संग्रह सन 1912 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसके पश्चात भारतीय भवन निर्माण कला, उसका मनोविज्ञान, संरचना तथा इतिहास नामक ग्रंथ प्रकाशित हुआ। प्राचीन तथा मध्यकालीन मूर्तिकला में आपने इसी विषय पर कुछ और उच्चतर अध्ययन प्रस्तुत किया है। इस प्रकार भारतीय कला के इतिहास का पूर्ण अध्ययन करने के पश्चात ईवी हैवल ने अभिव्यक्ति की आवश्यकता को अनुभव करते हुए सन 1920 ईस्वी में अपनी प्रारंभिक रचनाओं का संक्षिप्त संकलन हैंडबुक ऑफ इंडियन आर्ट नाम से प्रकाशित किया। इसके 4 वर्ष बाद भारतीय कला में हिमालय इन इंडियन आर्ट प्रकाशित हुआ। उन्होंने 2 ऐतिहासिक ग्रंथों की भी रचना की। एक लेखक के रूप में आपने अपनी पहली पुस्तक ऐतिहासिक ही लिखी थी, वह थी में प्रकाशित हुई। उनका दूसरा इतिहास विषयक ग्रंथ भारत में आर्यों का शासन सन 1918 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। पवित्र नगर बनारस, जो सन 1905 हैवल ने कला समीक्षा के लिए एक ऐसे गद्य शिल्प का विकास किया जो कथ्य की दृष्टि से तो समृद्ध था ही, साथ ही उसमें भारतीय कला परंपरा की संवेदनशील काव्यात्मकता भी मौजूद थी। इस प्रकार ईवी हैवल ने भारतीय लघु चित्रों, प्राचीन मूर्तिशिल्पों तथा अन्य कलाकृतियों की समालोचना करते हुए अपनी मौलिक कल्पना एवं विवेचना शक्ति को काम में लिया और उसे नए शब्दों, नई भाषा से समृद्ध किया। कला समीक्षा को भी नए आयाम दिए, जिससे दर्शकों एवं पाठकों के सामने उसका महत्व दर्शा सकें। पश्चिमी कला के प्रभाव का त्याग। डॉक्टर ग्रियर्सन की भांति ही हैवल ने अंग्रेज होने के बावजूद भारतीय छात्रों को पश्चिमी कला के प्रभाव का त्याग करने को कहा। उन्हें भारतीय संस्कृति के गुणों को अपनाने के लिए प्रेरित किया। बंगाल शैली। 19वीं शताब्दी के परिवर्तनीय युग में भारतीय कला जगत में अवनींद्रनाथ ठाकुर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस शैली का जन्म तत्कालीन परिस्थितियों के कारण हुआ। ओसी गांगुली का मानना है कि पुनरुत्थान शैली का जन्म बौद्धिक विचार एवं स्वदेश प्रेम का प्रतिफल है।
अवनींद्रनाथ के साहसिक क्रांतिकारी विचारों एवं ईवी हैवल के भारतीय कला के प्रति उदार व्यवहार ने बंगाल शैली को जन्म दिया। अवनींद्रनाथ ने अपने चित्रों में ऐतिहासिक पौराणिक आख्यानों के अतिरिक्त प्रेम कथाओं को अपनी तूलिका का आधार बनाते हुए उमर खयाम एवं अरेबियन नाइट्स जैसे चित्र बनाए। अवनींद्रनाथ एवं नंदलाल बोस ने देवी देवताओं का अधिकता से अंकन किया। अजंता बाघ की प्रतिकृतियों की व मुगल कला की भांति चित्रांकन भी किया। डॉक्टर आनंद कुमारस्वामी ने अवनींद्रनाथ एवं उनके शिष्यों के तत्कालीन कला प्रयोगों की सराहना करते हुए यह स्वीकारा है कि इन कलाकारों ने भारतीय कलात्मकता को पुनर्जीवित किया है। साथ ही सभी चित्रकारों ने मौलिक शैली में कला सृजन करने का प्रयास किया है। देश के स्वतंत्रता आंदोलन व स्वदेशी के आह्वान ने इस नई कला विधा को फलने फूलने में बहुत मदद की। कलाकार टैगोर के, नंदलाल बोस, असित कुमार हालदार जैसे शिष्यों ने देश के अनेक भागों में टैगोर शैली का प्रचार प्रसार किया। पेरिस से लौटी अमृता शेरगिल, गगेंद्रनाथ ठाकुर, यामिनी राय जैसे कलाकारों के नूतन प्रयोगों ने भारतीय चित्र परंपरा को स्वतंत्र अंकन की ओर प्रेरित किया। बंगाल शैली के चित्र पारदर्शी, वॉश और ओपेक सभी तकनीकों से बनाए गए। चित्रों को मुख्यतः वॉश तकनीक, चीनी, जापानी, भारतीय एवं पाश्चात्य आधार पर बनाया गया। आचार्य नंदलाल बोस, शांतिनिकेतन, कोलकाता, क्षितीन्द्रनाथ मजुमदार, इलाहाबाद के, वैक्टप्पा, मैसूर, देवी प्रसाद रॉय चौधरी, चेन्नई, पुलिन बिहारी दत्त, मुंबई, मुकुल चंद्र डे, मनीष डे एवं शारदा चरण उकील, दिल्ली, शैलेंद्रनाथ डे, जयपुर, समरेंद्रनाथ गुप्त, लाहौर, सुधीर रंजन खास्तगीर, लखनऊ आदि ने उक्त स्थानों के कला आचार्यों के पद पर रहकर नूतन प्रयोगों द्वारा भारतीय कला एवं संस्कृति की नई परंपराओं का सूत्रपात किया। अवनींद्रनाथ ठाकुर, टैगोर, 1871 से 1951 ईस्वी। अवनींद्रनाथ ठाकुर भारतीय एवं पाश्चात्य कला की एक ऐसी कड़ी थे जिन्होंने भारतीय कला को विदेशी दास्ता से मुक्त करा एक नवीन मार्ग प्रदान किया। रविंद्रनाथ टैगोर ने अवनी बाबू के लिए ठीक ही कहा था, उन्होंने देश को आत्महीनता के पाप से बचाया है और उसे निराशा के गर्त से निकालकर वह सम्मानपूर्ण जो आधिकारिक तौर पर उनका ही था। जन्म, शिक्षा एवं चित्रण। अवनींद्रनाथ ठाकुर का जन्म 7 अगस्त सन 1871 ईस्वी को जन्माष्टमी के दिन पूर्वी बंगाल के जोड़ासांको प्रांत में एक ठाकुर परिवार के घर हुआ। उनका परिवार एक ओर तो पाश्चात्य एवं प्राचीन भारतीय संस्कृति के समन्वय का समर्थक था, तो दूसरी ओर ब्रह्मा समाज का प्रवर्तक भी। बाल्यकाल से अवनींद्र को कला के प्रति रुझान था। आरंभिक शिक्षा विद्यालय से ग्रहण करने के बाद घर पर उन्होंने संस्कृत, फारसी आदि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया एवं संगीत की शिक्षा भी ग्रहण की। आपके पिता श्री गुणेंद्रनाथ, दादा गिरीन्द्रनाथ व चाचाओं ज्योतिरिंद्र व रविंद्रनाथ आदि सभी में साहित्य, संगीत, काव्य, चित्रकला एवं नाटक कला जैसी सृजनात्मकता थी, जिसको आपने सहज रूप से ग्रहण किया। सन 1881 से 1890 ईस्वी तक आपने संस्कृति कॉलेज में शिक्षा ग्रहण की। फलस्वरूप भारतीय साहित्य व संस्कृति से उनका शास्त्रीय ढंग से भी संबंध रहा। बचपन में उनकी कलात्मक क्षमता को देखकर लोग आश्चर्यचकित रह जाते थे। वे प्रकृति के रूपाकारों एवं व्यक्ति चित्रों को बड़ी दक्षता से पेन व स्याही से स्केच कर लेते थे। कहा जाता है कि जिस समय अवनींद्रनाथ ने चित्रकला के क्षेत्र में प्रवेश किया, उस समय अधिकांश भारतीय चित्रकार यूरोपीय शैली में कार्य कर रहे थे। इतालवी कलाकार गिल्हार्दी से उन्होंने पेस्टल रंगों द्वारा तैल रंग का प्रभाव दर्शाने एवं ब्रिटिश कलाकार श्री पामर से रेखाचित्र बनाने का विधिवत प्रशिक्षण लिया और यूरोपीय शैली में चित्र बनाए। इस प्रकार अवनींद्र बाबू ने सन 1895 ईस्वी तक यूरोपीय शैली में कार्य किया, किंतु बाद में पैतृक संग्रह मुगल शैली के लघु चित्रों को अपनी प्रेरणा का आधार बनाया, जिसका प्रभाव सन 1895 से 1900 ईस्वी के बीच बने चित्रों पर स्पष्ट दिखाई देता है।
राधा कृष्ण श्रृंखला में बने चित्र यूरोपीय एवं भारतीय शैलियों के समन्वय को प्रस्तुत करते हैं। इसी दौरान आपने अपने चाचा रवींद्रनाथ टैगोर के कहे अनुसार चंडीदास एवं विद्यापति की वैष्णव पदावली का अध्ययन कर उन पर आधारित चित्रों का निर्माण किया। इस समय तक उनके चित्रों में यूरोपीय शैली के बजाय भारतीय शैली की विशेषताएं नजर आने लगी थीं, जिसका प्रतिनिधित्व उनका चित्र शुक्ला भिसारे करता है, जो पूर्णतया भारतीय शैली में बना उनका प्रथम चित्र है। कोलकाता स्कूल ऑफ आर्ट्स में अवनींद्रनाथ सिनोरधी लारडी के शिष्य रहे। यहीं उनकी मुलाकात बंगाल आर्ट्स स्कूल के प्रधानाचार्य श्री ईवी हैवल से हुई। इसके उपरांत ही उनके कार्य में तटस्थता दिखाई देने लगी। उनकी प्रेरणा से ही अवनींद्र बाबू ने महान भारतीय शैलियों एवं चित्रों को अपनी प्रेरणा का आधार बनाया और अजंता, राजस्थानी, पहाड़ी व मुगल शैलियों का अध्ययन कर बुद्ध चरित्र व कृष्ण चरित्र आदि की चित्र श्रृंखलाएं तैयार की, जिनमें प्रमुख बुद्ध का जन्म व बुद्ध और सुजाता हैं। आकृति अंकन की महत्ता की दृष्टि से कवि कंकण और कृष्ण मंगल श्रृंखला विशेष उल्लेखनीय हैं। अवनींद्रनाथ ने भारतीय, पौराणिक व संस्कृत साहित्य को भी अपने चित्रों का विषय बनाया तथा ऋतुसंहार, रामायण, महाभारत आदि की घटनाओं को चित्रित किया। श्री राम, माया मृग व अभिसारिका आदि उनके उत्कृष्ट चित्र हैं। सन 1901-02 ईस्वी के लगभग अवनींद्र बाबू ने जापानी कलाकार योकोहामा ताइकान वहिसंदा, जो ठाकुर परिवार के अतिथि के रूप में कोलकाता आए थे, से उनकी कार्य व शैली में निर्देशन प्राप्त किया। जापानी पद्धति को सीखने के बाद आपने अनेक प्रयोगों द्वारा सन 1905 से 1907 ईस्वी में उमर खयाम की श्रृंखला तैयार की। साथ ही विरही यक्ष व गणेश जन्नी जैसी इसी प्रक्षालन पद्धति में चित्रों का निर्माण किया। इन चित्रों में रंगों का विशेष ढंग से प्रयोग, कहीं कहीं छाया प्रकाश दिखाने का प्रयास एवं नाटकीय प्रभाव भी है। इस प्रकार स्वदेशी विदेशी कला सामंजस्य से एक नवीन वॉश पद्धति का प्रारंभ किया। उपरोक्त नए प्रयोगों के साथ साथ आपने परंपरागत भारतीय शैली में भी चित्रण गतिमान रखा। अवनींद्रनाथ ने अन्य भारतीय कलाकारों के साथ अजंता, बाघ, एलोरा आदि की यात्रा की और अजंता के उत्कृष्ट चित्रों की अनुकृतियां भी बनाईं। सन 1901 से 1905 ईस्वी के दौरान बने चित्रों में बिल्डिंग ऑफ ताज, शाहजहां के अंतिम दिन मुगल संयोजन, रंगों व अलंकरण को प्रस्तुत करते हैं। सन 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन के विरुद्ध हुए आंदोलन से प्रेरित होकर भारत माता शीर्षक एक अद्भुत चित्र को चित्रित किया। आप लोक कला प्रति आकृष्ट हुए, जिसमें आपने प्रभावपूर्ण रेखांकन एवं पारंपरिक विशुद्ध रंगों को अधिक महत्ता दी, हालांकि इन चित्रों में स्वाभाविकता की कमी है। इस प्रकार के चित्रों में कृष्ण द्वारा केसु, अश्व एवं राक्षस वध उत्तम हैं। इस प्रकार अवनींद्रनाथ कला के माध्यम से जीवन व समाज के सभी पक्षों से जुड़े रहे। साहित्यिक, पौराणिक व धार्मिक विषयों के साथ साथ आपने दृश्य चित्र, पशु पक्षियों के चित्र, कजरी, सूर्य पूजा व बंगाली रंगमंच के अभिनेता एवं अभिनेत्रियों के चित्र महत्वपूर्ण हैं। व्यक्ति चित्र, दैनिक जीवन से संबंधित चित्र भी बनाए, जिनमें भिक्षा चित्र 74, देवदास। सन 1920 से 26 ईस्वी के दौरान आपकी कला में नवीन परिवर्तन आए। आपने पेस्टल रोगों द्वारा भी सशक्त प्रयोग किए, जिनमें व्यक्ति चित्रण प्रमुख हैं। गांधी, टैगोर, C.F. एंड्रयूज के व्यक्ति चित्र अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। आलमगीर, नूरजहां, औरंगजेब आदि इस युग के महत्वपूर्ण चित्र हैं। बाद के वर्षों में लैला, मजनू श्रृंखला के पटचित्र, कवि कनकन, चंडी व कृष्ण मंगल श्रृंखला के चित्र भी विशेष उल्लेखनीय हैं। सन 1941 ईस्वी में अपने चाचा विश्वकवि रवींद्रनाथ के महाप्रयाण का चित्रण करने के बाद आपने अपनी तूलिका को लगभग त्याग दिया। बंगाल की लोक प्रचलित कथाओं,
रीति रिवाजों तथा उस क्षेत्र में गाई जाने वाली गीति कथाओं को आधार बनाकर भी आपने अनेक चित्रों का निर्माण किया। वृद्धावस्था की ओर बढ़ते हुए आपने चित्रकला के साथ साथ अनुपयोगी वस्तुओं की अलंकृत कलात्मक चीजें बनाई, जिनमें अनेक प्रकार के मुखौटों, कार्टून कुटुंब शैली में खिलौने, जिनमें पेड़ों की शाखाओं, पत्तियों एवं अन्य प्राकृतिक उपादानों, वृक्षों की जड़ें, सूखे बीज आदि का भी प्रयोग किया। नाटककार अवनींद्र बाबू कुशल अभिनेता भी रहे। उन्होंने अपने विचित्रा क्लब द्वारा आयोजित नाटकों में अभिनय किया। रवींद्रनाथ टैगोर के नाटक डाकघर व फाल्गुनी आदि में भी आपने सक्रियता से भाग लिया। साथ ही मंच निर्माण एवं सज्जा में उनकी दक्षता व कलात्मक सूझबूझ विलक्षण रही। शिष्य परंपरा। अवनींद्रनाथ ठाकुर की शिष्य परंपरा अत्यंत समृद्ध मानी जाती है। इनके प्रमुख शिष्यों में असित कुमार हालदार, देवी प्रसाद राय चौधरी, चुगताई, नंदलाल बसु, क्षितेंद्रनाथ मजूमदार और शारदा उकील थे, जो अपने जमाने के बड़े सिद्धहस्त कलाकारों में गिने जाते थे। इस प्रकार आपने विभिन्न शैलियों में कार्य करते हुए मुख्यतः कथा विशेष, काव्य विशेष एवं विशिष्ट विचार से संबंधित चित्र बनाए। यथार्थवादी चित्रण के साथ साथ आप आलंकारिकता की ओर भी आकृष्ट हुए। बहुमुखी प्रतिभा के धनी अवनींद्रनाथ एक अच्छे कलाकार होने के साथ साथ एक आदर्श शिक्षक, कला समालोचक, साहित्यकार, रंगमंच अभिनेता, संगीतकार एवं शिल्पी आदि विविध प्रतिभाओं के धनी थे। बाल्यकाल से ही वे प्रायः चाचा रवींद्रनाथ के गीतों के साथ रा बजाया करते थे। युवावस्था में आपने साहित्य की अनेक विधाओं में सजन किया। कहानी, संस्मरण, निबंध कला सभी पर आपने अधिकार रखा। राजकहानी, शकुंतला, भूतपरीर देश आदि पुस्तकें बच्चों के लिए बंगाली भाषा में लिखीं, जिसका अंग्रेजी, हिंदी, फ्रांसीसी भाषाओं में अनुवाद हुआ। इसके साथ शिल्पायन, भारतीय शिल्पों व भारतीय डांग आदि कला संबंधी पुस्तकें भी लिखीं। राष्ट्रीय आंदोलन के बढ़ते प्रभाव के वातावरण में अवनींद्र बाबू ने सन 1907 ईस्वी में अपने बड़े भाई गगनेंद्र नाथ के साथ मिलकर इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की, जिसके द्वारा पूर्वी कला, मूल्यों एवं आधुनिक भारतीय कला में नई चेतना जागृत हुई। सन 1942 में विश्व भारती पत्रिका ने उनकी कला पर एक विशेषांक निकाला। इसमें विदेशी समीक्षक माविस जैंटलेड ने लिखा, अवनींद्रनाथ की चित्रांकन प्रतिभा की प्रशंसा आज संपूर्ण यूरोप तथा अमेरिका में की जा रही है। वे भारत में एक ऐसे आंदोलन के प्रतिष्ठाता हैं जो कला के क्षेत्र में अनुकरण का विरोधी है और देशी कला के सर्वोत्तम प्रयोग का हामी है। सन 1905 से 1911 ईस्वी तक अवनींद्रनाथ टैगोर कोलकाता आर्ट्स स्कूल के आचार्य बने, फिर प्रधानाचार्य रहे। मृत्यु। आधुनिक भारतीय चित्रकला के अग्रणी एवं नवीन शैली के प्रणेता वरिष्ठ कलाकार अवनींद्रनाथ ठाकुर का देहावसान 5 दिसंबर सन 1951 ईस्वी में हुआ। जीवन पर्यंत अपने कलात्मक प्रयोगों व रचनाओं के द्वारा भारतीय कला व संस्कृति को दिया विशेष योगदान कला जगत में अविस्मरणीय है। आज कला जगत में यह सर्वविदित है कि भारतीय राजनीति में समन्वय का जो कार्य महात्मा गांधी ने किया, वही कार्य कला में अवनींद्रनाथ ठाकुर ने संपन्न किया। गगनेंद्रनाथ ठाकुर टैगोर 1867 से 1938 ईस्वी। जन्म एवं परिचय। इस महान चित्रकार का जन्म सन 1867 ईस्वी में हुआ। आपके पिता गुणेंद्रनाथ रवींद्रनाथ टैगोर के चचेरे भाई थे। गगनेंद्रनाथ पेशेवर चित्रकार नहीं थे। उन्होंने किसी कला विद्यालय से कोई शिक्षा नहीं पाई थी। उनकी चित्रकला स्वांतः सुखाय होती थी। वे बिना पूर्वनिश्चित धारणाओं व नियंत्रण के चित्रकारी करते थे। 38 वर्ष की आयु होने पर आपने चित्रकला का कार्य प्रारंभ किया। प्रभाव। बाल्यकाल से ही गगनेंद्रनाथ ठाकुर ने अपने परिवार में बुद्धिजीवी पुरुषों को देखा था। प्रख्यात लेखक, दार्शनिक, नाटककार,
अभिनेता एवं संगीतज्ञ, साथ ही राजपूत मुगल शैली की चित्रावली का जो संग्रह आपके पास था, फलस्वरूप आपकी सर्जना भी इस ओर शनैः शनैः पनपी। इस शताब्दी के प्रारंभ में दो जापानी चित्रकार ताइकान व हिसंदा टैगोर परिवार से मिलने आए। अवनींद्रनाथ तथा गगनेंद्रनाथ ने उनकी तकनीकी विधियों में अधिक रुचि दिखाई। आपके द्वारा बनाए प्राकृतिक दृश्य चित्रों में जापानी प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। चित्रण कार्य। गगनेंद्रनाथ के चित्रण कार्य को पूर्ण रूप से समझने के लिए इसे 5 भागों में बांटा जा सकता है। एक प्रथम भाग। पहले भाग में उनकी आरंभिक कृतियों को लेते हैं, परियों की कहानी या रोमांटिक पृष्ठभूमि में प्रेम संबंधी विषय। यूं तो गगनेंद्रनाथ के अनेक चित्र अवनींद्रनाथ के चित्रों के समान थे। अन्य चित्र उनसे बिल्कुल भिन्न। अर्जुन व चित्रांगदा के रोमांसपूर्ण चित्र में नायक नायिका कठिन परीक्षा के बाद पहाड़ के ऊपर खड़े हैं। उनके पीछे अस्त होते हुए सूर्य की किरणों से लाल बादलों एवं हिमाच्छादित पर्वतों की पृष्ठभूमि में नायिका का सौंदर्य 1000 गुना बढ़ गया है। दूर क्षितिज में हिमाच्छादित पर्वतों से काल्पनिक कविता से मिलने वाला चित्र माया कानन है। चित्र की अग्रभूमि में गहरे नीले रंग का जलाशय है, जिसमें लाल कमल खिले हैं। इसके पीछे पुष्पाच्छादित उद्यान। यहाँ पर 2 परियां झीने वस्त्र व मुकुट पहने हैं। ये चित्र सन 1907 ईस्वी के बाद के हैं, जो आपने ओरिएंटल सोसाइटी ऑफ आर्ट से संबद्ध रहकर बनाए थे। सन 1912 में रविंद्रनाथ टैगोर की कृति जीवन स्मृति पर आधारित चित्र श्रृंखला तैयार की थी, वह भी इसी श्रेणी की है। 2 द्वितीय भाग। दूसरे भाग में सन 1916 से 18 ईस्वी के बीच हम गगनेंद्रनाथ ठाकुर के काले सफेद रेखा चित्र, छवि चित्र व व्यंग चित्र ले सकते हैं, जो उनकी परिवर्तनशील कला रुचि का परिचायक है। उनके द्वारा बनाए व्यंग चित्र उस समय की सामाजिक समस्याओं, तत्कालीन शिक्षण पद्धति एवं राजनीतिक परिस्थिति पर आधारित थे, जो मनुष्य को अपने आचरण के औचित्य पर पुनर्विचार करने के लिए विवश करते थे। कानून की शक्ति में तीखी व्यंजना और दिल को भेदने वाला पैनापन है। इनमें से अनेक चित्र लिथों के द्वारा हजारों की संख्या में प्रकाशित हुए। काले सफेद स्याह रेखा चित्रों द्वारा उन्होंने तत्कालीन समाज की कुरीतियों तथा प्रचलित अतिवादी धारणाओं पर करारी चोट की। इसमें आपने छाया, प्रकाश, यथार्थ एवं काल्पनिक दोनों का अद्वितीय सम्मिश्रण उपस्थित किया है। यही नहीं, आपने छाया चित्रों की भांति श्वेत श्याम रंगांकन विधि से भी कुछ कृतियां बनाई। कवि टैगोर और सर जेसी बोस के बहुत सुंदर छवि चित्र अंकित किए। 3 तृतीय भाग। तीसरे भाग में गगनेंद्रनाथ के उन चित्रों को लिया जा सकता है जो उन्होंने प्रकृति से प्रेरित होकर बनाए। वे तथा अवनींद्रनाथ इस दिशा में अग्रणी माने जाते थे। उनके प्राकृतिक चित्र अत्यंत स्वाभाविक होते थे, जिसमें वातावरण एवं मौसम मुख्यतया दर्शाया जाता था। रात्रि में दुर्गा पूजा का जुलूस, शिक्षक वर्षा में घर को आदि में चारों ओर के वातावरण का सुंदर चित्रण है। निशा दृश्यों के चित्रण में आपने अनेक स्थलों पर जापानी चित्रकारों को भी मात दी है। आधी रात में गुजरते जुलूस, आनंद और मौज भरे उत्सव, मंदिर और धर्म स्थलों में उमड़ती भीड़ इत्यादि को चित्रित करने में झिलमिल छाया प्रकाश का अनूठा वातावरण प्रस्तुत किया है, जो चीनी रोशनी और असंख्य झाड़ फानुसों की शोभा को फीका कर देता है। 4 चतुर्थ भाग। चौथे भाग में हम उनके अमूर्त चित्रों को ले सकते हैं, जो रहस्यमय प्रकाश से युक्त चित्रित हैं, भारतीय कला में नवीन व मौलिक हैं। उनके अर्ध अमूर्त चित्रों में स्थापत्य कला, मकान का भीतरी भाग, रात्रि में शहर नामक कृति सुंदर उदाहरण हैं। चित्र 75। अंधकार में भूरे व काले रंगों का प्रयोग उन्हें और रहस्यमय बना देता है। गगनेंद्रनाथ ने सैरों के अंकन में रेखाएं सघन रूप से दर्शाई हैं, जो एक सहज और मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करती हैं। रेखाओं और रंगों के मेल जोल से जो प्रभाव बनता है,
वह एक तरह की संभ्रांत शालीनता को उजागर करता है। गगनेंद्र नाथ पोर्ट्रेट अंकन में भी सिद्धहस्त थे और उन्होंने काफी संख्या में पोर्ट्रेट बनाए, जिनमें स्वयं का पोर्ट्रेट भी शामिल है। चित्र 75 गगनेंद्र नाथ ठाकुर रात्रि में शहर 5 पंचम भाग 5वें भाग में गगनेंद्र नाथ के घनवादी क्यूबिज्म चित्रों को ले सकते हैं, जिनमें चलायमान गतिशील आकृतियां बनी हैं। इनमें वे भविष्यवादी असंतुलन व गति दर्शाते हैं। स्टेला क्रेमरिश ने गगनेंद्र नाथ के चित्रों की तुलना पेरिस के कलाकारों से की है। उनका कथन है कि घनवाद में एक क्रमबद्ध ढांचा नहीं बनता, वरन आंतरिक अनुभव की अशांति व दीप्तिमान भावना के दर्शन होते हैं। उनका कथन है कि पेरिस के कलाकारों ने यदि शीर्षवृत्त एवं अनुप्रस्थ चित्र बनाए तो गगनेंद्र नाथ ने अपने चित्रों में विकर्षण का मौलिक संकेत दिया। इस प्रकार गगनेंद्र नाथ के चित्रों में उपस्थित रहस्यमय कल्पना तथा अनुपम आकर्षण की तुलना पाश्चात्य लेखक एडलर एलन पो की कल्पना से की गई है। गगनेंद्र नाथ की कृतियां हमको यह प्रेरणा प्रदान करती हैं कि हम कला की समस्याओं पर स्वयं विचार करें और स्वतः ही उनका हल खोज निकालें। आज इनकी कृतियां कला जगत के लिए प्रेरक हैं।